डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन मैकेनिज्म का आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैमिट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और बच्चे को थोड़ी सी टफ भी लगती है। तो देख लेते हैं आज कि हैमिट इक्वेशन क्या कहती है। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स। देखो, अगर हमें किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे, कि ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी उन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स को यूज करके हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर टू स्टडी विद अ डिफरेंट रिएक्टेंट इन विच अ सब्स्टिट्यूएंट हैज बीन चेंज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेनी पड़ेगी जिसको कि हमें जिसकी मैकेनिज्म का पता लगाना है। उस रिएक्शन में जो हमने रिएक्टेंट लिया होगा, उस रिएक्टेंट में हमें क्या करना है, हर बार सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ, फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ, फिर तीसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ। तो ये सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने पर हम क्या चेंजेस देखेंगे उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी में, बस इसी की हेल्प ले लेंगे हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता लगाने के लिए। एंड टू सी हाउ दिस चेंजेस द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन ली, उसका जो रिएक्टेंट था उसमें सब्स्टिट्यूएंट को हर बार चेंज किया, और हर बार सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने पर उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ रहा है, बस हमें वही चीज देखनी है और उससे ही हमें हेल्प मिल जाएगी मैकेनिज्म का पता लगाने की। ठीक है, तो these subsequent effects are referred to as structure रिएक्टिविटी रिलेशनशिप, और इसी सब्सिट्यूएंट इफेक्ट को हम स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था, वहां भी हमने ये देखा था कि इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन रिएक्टिविटी, लेकिन वहां पर हमने क्वालिटेटिव बेस लिया था। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स देखे थे और वो इफेक्ट्स कैसे अफेक्ट करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म को या स्ट्रक्चर की, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को। तो वहां पर हमने क्वालिटेटिवली बात की थी। आज हम क्वांटिटेटिवली बात करेंगे कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, इन मेनी केसेस स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन वेज that are useful both for interpretation of reaction mechanism and for prediction of reaction rates and equilibria। तो आज मतलब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी रिलेशनशिप है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली बहुत सारे तरीकों से। और उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, उससे हम रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं और रिएक्शन रेट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज हैमिट इक्वेशन, और यही इंपॉर्टेंट, जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो हैमिट इक्वेशन है। ठीक है, हैमिट चोज आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एज द रेफरेंस रिएक्शन। तो हैमिट ने क्या करा, बेंजोइक एसिड के आयनाइजेशन को एज अ रेफरेंस रिएक्शन उसने यूज किया। मतलब उसने हमें ना, आपको भी कुछ और याद नहीं रखना है, सिर्फ बेंजोइक एसिड का आयनाइजेशन याद रखना है कैसे होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा उसका आयनाइजेशन, बस वो रेफरेंस रिएक्शन है। और वहां पर जो इंटरमीडिएट पर फर्क पड़ रहा है, अगर हम बेंजोइक एसिड पर सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करें और मेटा और पैरा पोजीशन पर हैमिट ने ये सब सब्स्टिट्यूएंट को चेंज किया। ठीक है, एंड सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो उसने क्या करा, आयनाइजेशन कराया। ठीक है, बेंजोइक एसिड की रेफरेंस रिएक्शन ले ली, मतलब आयनाइजेशन की। फिर बेंजोइक एसिड में क्या करा कि उसकी मेटा और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को हर बार चेंज किया। वो चेंज करने से क्या हुआ, बेंजोइक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट चेंज हुआ। ठीक है, और उसी आयनाइजेशन का मतलब, तो फिर उसने क्या करा, वो जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट था उन आयनाइजेशन कांस्टेंट पर, उसी को यूज किया बाकी सारी रिएक्शंस में। वही सब सेम सब्स्टिट्यूएंट चूज कर कर, और फिर उनका भी वो क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या होगा वो उसने प्रेडिक्ट किया। मतलब बेसिक रिएक्शन उसने आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड ली, वहां पर सब्स्टिट्यूएंट को चेंज किया, फिर दूसरी जो रिएक्शंस थी वहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट को चेंज किया। और जो बेंजोइक एसिड के पर जो इफेक्ट पड़ रहा था सब्स्टिट्यूएंट का, वही सब इफेक्ट उसने वहां जो दूसरी रिएक्शन स्टडी की, वहां पर भी वही सब इफेक्ट देखा। तो देखो, ये जो चीजें मैं समझा रही हूँ आपको, ये भी जब आगे आगे रिएक्शन आएंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है अभी लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, अभी उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। आगे हम इसको जब रिएक्शन स्टडी करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
तो हैमेट चोज द आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एज द रेफरेंस रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो उसने बेंजोइक एसिड को ही क्यों चूज किया रेफरेंस रिएक्शन की तरह? क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर नोन टू हैव द सब्स्टिट्यूएंट्स इन मेटा एंड पैरा पोजीशन। क्योंकि बहुत सारे बेंजोइक एसिड्स हमें पता थे जिन पर मेटा और पैरा पोजीशन पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। Ionization of benzoic acids can be studied relatively easily by simple methods। और benzoic ये डिफरेंट डिफरेंट जो benzoic acids थे जिन पर बेटा और पैरा पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स थे, तो उनके आयनेशन को रिलेटिवली हम इजी मेथड से स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो देखो जैसे यहाँ पर ये है हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक, बेंजोइक एसिड का आयनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस हमने यहाँ पर कराई, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रखी है, सॉरी हाइड्रोलिसिस हो रखी है। देखो हैमेट शोड दैट द रेट कांस्टेंट क्या होते हैं? स्मॉल के से हम दिखाते हैं फॉर बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड्स के एस्टर्स लिए उसने, ठीक है, और उसने पाया, और फिर जो उसने हाइड्रोलिसिस कराई, बेसिक हाइड्रोलिसिस कराई एस्टर्स की, और उनके रेट को स्टडी किया। ठीक है, तो उसने ये पाया कि जो उनके रेट कांस्टेंट थे, they were directly related to the ionization constants of different meta and para substituted benzoic acid in water। जब हम बेंजोइक एसिड, ये हमारी रेफरेंस, जो पहली वाली रिएक्शन है ना, ये रेफरेंस रिएक्शन थी बेंजोइक एसिड का आयनाइजेशन। तो इसमें सिंपली क्या होना था, ये वाटर में हुआ, तो आयनाइजेशन में क्या होगा, कोई भी ग्रुप अगर हमारा एसिड है, आयनाइजेशन अगर हम कराएंगे तो क्या बनेगा इसके, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेंगे। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का हमने आयनेशन कराया, तो ये बेंजोएट आयन बनेगी। ठीक, अब ये एक्स यहाँ पर दिखा रखा है ना, बेंजीन रिंग से ये एक्स ऐसे दिखा रहा है। एक्स क्या है? वो डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट्स नीचे लिखे हुए भी, एक्स की जगह हम एच ले लेंगे तो बेंजोइक एसिड ही रहेगा। ठीक है, एम ई ले लिया तो फिर वो पिथाइल बेंजोइक एसिड हो गया, ओ एम ई ले लिया, सी एल बी आर एनओ टू, कुछ भी, ये बहुत सारे ग्रुप्स थे, ये अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ इसका आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकाली गई। ठीक है, सबके सब्स्टिट्यूएंट के साथ, और ये एक्स की यहाँ पर कोई पोजीशन को डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो एक बार यही सारे सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पर रखे गए और एक बार यही सारे सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पर रखे गए। देखो मेटा और पैरा कैसे निकालेंगे, ये ग्रुप है यहाँ पर जुड़ा हुआ। ठीक, यहाँ पर दिखाते हैं, ये ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी, ये मेटा पोजीशन हो जाएगी, और ये पैरा पोजीशन हो जाएगी, या चाहे यहाँ पर ऑर्थो और ये मेटा कर लो। तो यहाँ पर जब एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं ना कि यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखी है, बस इतना बता दिया कि ये एक बार ये मेटा पोजीशन पर थे, एक बार ये पैरा पोजीशन पर थे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट के साथ इस बेंजोइक एसिड का आयनेशन कांस्टेंट निकाला गया, तो अलग 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 सब्स्टिट्यूएंट के साथ आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग आई। ठीक है, फिर यही सारे सब्स्टिट्यूएंट को हमने एक दूसरी रिएक्शन ली, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस हुई बेस की प्रेजेंस में एस्टर की, बेंजोइट जो होता है ना, इथाइल बेंजोइट इसमें लिया गया, उसका जो है वो देखा गया, मतलब बेंजोइक एसिड के जो एस्टर थे उनमें भी हमने ये डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मेटा और पैरा, मतलब हैमेट ने ये किया था, मेटा और पैरा पोजीशन पर निकाले, और फिर रेट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि रेट कांस्टेंट कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल के की वैल्यू थी और डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल के। तो कैपिटल के ध्यान रखिएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, स्मॉल के हम रेट कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो उसके पास जब ये बहुत सारी वैल्यूज इस कैपिटल के की हो गई और स्मॉल के की हो गई, तो उसने क्या करा, इन दोनों के बीच में एक प्लॉट किया, मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया, उसको हम हैमेट प्लॉट बोलते हैं। तो 10 ऑन प्लॉटिंग लॉग के, इनके लॉग निकाले, लॉग के फॉर रिएक्शन ऑफ द एस्टर्स अगेंस्ट लॉग कैपिटल के फॉर आयनेशन ऑफ द एसिड, उससे क्या मिला, अ रीजनेबल स्ट्रेट लाइन रिजल्टेड। ठीक है, तो इनसे हमें क्या जो हैमेट को मिला, एक हैमेट प्लॉट मिला। देखो वो प्लॉट यहाँ पर दिखाया हुआ है। एक तो एक सेकेंड, ये था हमारा लॉग कैपिटल के, यानी ये बेंजोइक एसिड के के की वैल्यू थी, आयरन कांस्टेंट की वैल्यू थी, और जो यहाँ वाई एक्सिस पर ली गई, ये ये लॉग स्मॉल के की वैल्यू थी जो हमने एस्टर्स लिए बेंजोइक एसिड के। ठीक, और मेटा और पैरा पोजीशन पर ये सारे सब्स्टिट्यूएंट जोड़े गए यहाँ पर, और हमें एक स्ट्रेट लाइन ली। देखो इससे हमें क्या चीज पता चल रही है स्ट्रेट लाइन से, कि जो भी हमारा बेंजोइक एसिड, ये जो
नाइट्रो ग्रुप है। आप एक तो नाइट्रो ग्रुप को ध्यान रखिए मेटा और पैरा क्वेश्चन पर। हालांकि ये बहुत सारे जो पॉइंट थे वो इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा इधर उधर भी गए, लेकिन उतना नहीं गए। ठीक है, उसको उतना इफेक्ट नहीं आया, मतलब इतना अफेक्ट नहीं करेंगे कि स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे हम, मतलब इसको। ठीक है, तो एक तो ये नाइट्रो ग्रुप के लिए बिल्कुल ऊपर। ठीक है, और दूसरा एक ये MEO यानी, और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप था ये इसका। बाकी सब भी इसी टर्म में, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, फिलहाल के लिए आप इतना देखिए कि ये ना एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली। ठीक, देखो ये स्ट्रेट लाइन मिलने का एक कारण मैं आपको यहाँ बताऊं तो, एक सेकेंड, चलो यही समझा देती हूँ। अब पहले यहाँ देखो, इसमें अगर आप दोनों चीजों को देखो, दोनों रिएक्शंस पर अगर आप ध्यान दो, देखो ये कैपिटल के कब इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे कैसे बढ़ेगी या कैसे कैसे घटेगी वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हमने देखा, अगर हम इस एक्स की जगह पर हम ये OMe ग्रुप ले लें। ठीक, OMe ग्रुप ले लेंगे, यानी अब जो हम के निकालेंगे, देखो ये वाला जो के निकाल रहे हैं हम, अगर हम के की जगह मतलब इसकी जगह अगर हम H ले रहे हैं, तो हम के एच से डिनोट कर रहे हैं आयनेशन कांस्टेंट को। ठीक है, हमने लिया OMe यानी हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लिया, तो जब सब्स्टिट्यूएंट लिया तो हम के को के एक्स की तरह डिनोट कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जब हम ये OMe ले लेंगे, ठीक, सपोज हमने इसे पैरा पोजिशन पर ही रख लिया, ये OMe है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ भी ये OMe है। तो अब आप एक चीज बताइएगा कि रिएक्शन, आप खुद से सोचिएगा, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये जो आयन है ये तो स्टेबल होना चाहिए, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में स्टेबल भी ना कहें, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल होना चाहिए। तब ना के की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आयन को राइट हैंड साइड में तभी जाएगी रिएक्शन जब ये मोर डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होती है रिएक्शन की वो उसी डायरेक्शन में होती है रिएक्शन जहां पर ज्यादा स्टेबल जो है हमें स्पीशीज मिल रही हो। ठीक, अब ओएमई, ओएमई क्या कर रहा है, ओएमई को काम है इलेक्ट्रॉन को देना। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बना है वो नेगेटिवली चार्ज बना है, यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और ओएमई क्या कर रहा है, ओएमई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। किसको दे रहा है, बेंजीन रिंग को दे रहा है। ठीक है, और जब वो बेंजीन रिंग को दे रहा है तो बेंजीन रिंग इस कार्बोक्सिलेट आयन को दे रही है। देखो ये कैसे, अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या मतलब, ये अगर आप अलग अलग बनाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इस वाले ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि OMe क्या कर रहा है, एक तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट पर नेगेटिव चार्ज है ही, जब भी कभी हमें किसी आयन पर चार्ज होता है और हमें ये देखना है उसकी स्टेबिलिटी, तो हमेशा जो भी चार्ज उस पर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा कम होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो जो आयन है वो स्टेबल है। ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना चाहिए या फिर उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकेलाइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज था वो एज इट इज है, बल्कि इस OMe ने क्या करा, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो गई, तो ये हमारा लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, अपने रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो अगर ये लेस स्टेबल हो गया, इसका मतलब KX अब की बार क्या हुआ, OMe के केस में KX जो है वो लेस देन हो गया इन कंपैरिजन टू KH। ठीक है, जो भी नॉर्मल हमारा हाइड्रोजन जब हमने रखा हुआ था तो ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो KX जो है अब की बार कम हो गया। ठीक, अच्छा, अब अगर हम NO2 ग्रुप ले लें, OMe की जगह हम NO2 ले लेते हैं। ठीक, NO2 लेने पर क्या होगा, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ, ये हमारा इंटरमीडिएट है। ठीक, और यहाँ हमने NO2 ग्रुप रखा हुआ है, वो, और ये O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, अब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज अगर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखा OMe क्या था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। ठीक है, और ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और बेंजीन रिंग जो है इस कार्बोक्सिलेट आयन से खींचेगी।
तो उससे क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, ठीक है, और इसका चार्ज भी मतलब डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर कुल मिलाकर। तो इससे क्या हो रहा है, ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल बन रहा है इन कंपैरिजन टू अपना रिएक्टेंट। तो अगर ये मोर स्टेबल बन रहा है तो अब kx की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो हमेशा kx की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे इन कंपैरिजन टू kh, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है बेटा, और ये आपको हमेशा याद रखनी है जब भी हम हैमिट इक्वेशन की बात करेंगे। तो रेफरेंस रिएक्शन में आपने बेंजोइक एसिड को देखा, और बेंजोइक एसिड का जो हमारा बेंजोएट आयन बना उस पर नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट को हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए ये kx की वैल्यू इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब यही रेफरेंस रिएक्शन को अगर हम नीचे एस्टर के केस में यूज करें तो देखो, एस्टर के केस में भी तो नेगेटिव चार्ज आयन ही बना, यही से इन सब्स्टिट्यूएंट का सेम इफेक्ट इस पर पड़ेगा। तो यही चीज हैमेट ने बताई थी कि उसने एक रेफरेंस रिएक्शन ले ली बेंजोइक एसिड का आयनाइजेशन, और उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट पड़ा उन्हीं इफेक्ट को उसने स्टडी किया बाकी सारी रिएक्शंस की, मतलब बाकी सारी रिएक्शंस पर वही सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर हम लें तो उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वही देखने के लिए, ठीक है। और तो ये जो आपकी रिएक्शन थी यहाँ पर, ये बेसिक रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, रेफरेंस रिएक्शन अपने दिमाग में रखनी है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि नेगेटिवली चार्ज वहां पर इंटरमीडिएट बना था, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, kx की वैल्यू को कम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप kx की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब उससे देखो ये ग्राफ पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे मिल रहा है हमें अगर हम दोनों की बात करें। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या, दोनों ही केसेस में चाहे हम एस्टर ले लें और चाहे हम एसिड ले लें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, कैपिटल के की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल के की वैल्यू किधर को इंक्रीज हो रही है, ये ऐसे तो इंक्रीज हो रही है कैपिटल के, यानी कि आयनेशन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। NO2 को इसीलिए हमने यहाँ पर बढ़ाने की ये अगर हम यहाँ देखें, इसे देखो यहाँ पर ये ज्यादा वैल्यू की तरफ ही तो जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमने NO2 रखा, और यही NO2 क्या करेगा, बेंजोइक, जब हम एस्टर ले रहे हैं यहाँ पर ये सेकंड रिएक्शन में जब हम एस्टर लेंगे और एस्टर पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, वो भी तो इसके रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, क्योंकि ये मोर स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो रेट तो बढ़ेगा रिएक्शन का, जब रेट बढ़ेगा यानी कि स्मॉल के की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये स्मॉल के की वैल्यू, अरे कहाँ, एक तो मेरा ना पॉइंटर ही खो जाता है, मुझे दिखता ही नहीं है फिर, ये देख रहे हैं, स्मॉल के की वैल्यू ऊपर की साइड बढ़ रही है ना। तो हमने यहां तक ये देखी, ये NO2 के लिए वैल्यू है, ठीक है, पैरा पोर्शन या मेटा पोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं दोनों की, ठीक है। तो ये बढ़ी हुई वैल्यू है, और अगर आप चेक करें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ये जैसे कि MU, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये कैपिटल के को भी डिक्रीज करेगा और स्मॉल के को भी डिक्रीज करेगा। तो देखो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम स्मॉल के की बात करें तो यहाँ पर, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट बेंज अस्टर वाले रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर को बढ़ रही है, तो नीचे वाले अगर नीचे की साइड आया है इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहे हैं, और ऊपर क्या आया तो वो इंक्रीज कर रहे हैं। और कैपिटल के में भी हमें यही देखना है, क्योंकि वैल्यू आगे की तरफ बढ़ रही है, तो NO2 क्या कर रहे हैं, कैपिटल के को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह, ये ग्राफ आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें ना एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखने को मिलती, ये बाकी सारे भी स्टडी किया गया तो उस पर भी हमने देखा, तो ये सब अलग अलग पॉइंट जो है हैमेट को मिले थे, ठीक है। पर्टिकुलर ये, क्योंकि उसे क्वांटिटेटिवली यूज, इनकी ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, देखो अभी हम आगे देखेंगे इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मिली, अभी जो हैमेट प्लॉट हमने देखा वहां पर हमें स्ट्रेट लाइन मिली, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के एंड रेट कांस्टेंट स्मॉल के आर ईच रिलेटेड टू फ्री एनर्जी चेंजेस इन द रिलेवेंट रिएक्शंस इन द फॉलोइंग वे। देखो थर्मोडायनामिक्स में एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln के, ठीक है। डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक। अब कैपिटल के कंसर्न में हमने मतलब ये रिएक्शन लिखी है, यही सेम रिएक्शन हम स्मॉल के कंसर्न में भी लिख सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर ln को जब हम log टू द बेस, ये ln क्या होता है, log टू द बेस e, जब हम इसे log टू द बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने डेल्टा जी की वैल्यू को इस तरह से लिख दिया। या फिर अगर हमें log के निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर चली जाएगी, यानी डेल्टा जी अपॉन करके हो जाएगा। तो log के, कैपिटल के की वैल्यू आ जाएगी ये, और अगर हमने यहाँ पर स्मॉल के रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा जी और इस पर आएगा हैश टैग। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फ्री एनर्जी चेंज। ठीक, और एक्टिवेशन एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं। देखो आगे देखो, the fact that there is a straight line relationship between log K for the reaction of the esters and log capital K for ionization in water of the corresponding carboxylic acids। यानी कि हमने अभी अभी जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप देखी स्मॉल के और कैपिटल के बीच में, ठीक है, उससे हमें क्या चीज मालूम पड़ रही है, implies that there is also a straight line relationship between डेल्टा जी हैश टैग है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द एस्टर रिएक्शन। ठीक है, वहां पर फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है एस्टर रिएक्शन के लिए, उसको हम डेल्टा जी हैश टैग से दिखा रहे हैं। एंड कैपिटल डेल्टा जी, जो सॉरी डेल्टा जी जिस पर हैश टैग नहीं लगा हुआ है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर आयनाइजेशन इन वाटर ऑफ द एसिड। यानी कि ये जो दिखा रही है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, सिंपल। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में चेंज है। ठीक है, दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमें कैसे मिलता है, जब हम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी में से रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज है। ठीक, तो अगर कैपिटल के और स्मॉल के में अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो भाई डेल्टा जी और डेल्टा जी हैश टैग में भी तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक, तो यही चीज इसमें बताई हुई है। और क्योंकि ये फ्री एनर्जी में भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि अगर हम जो एक्स पर जो हमने चीज ली, जो भी हमने अपना लिया हुआ है, अगर वो चीज इंक्रीज कर रही है तो वाई एक्सिस वाला भी इंक्रीज करेगा। देखो इस वाले पॉइंट पर अगर एक्स एक्सिस वाला ये यहाँ पर अगर इस तरह से बढ़ रहे हैं ना, तो इसी तरह से तो हम वाई एक्सिस पर भी बढ़ रहे हैं। ये सारी वैल्यू ऊपर को बढ़ती हुई है, ये सारी वैल्यू इधर को बढ़ती हुई है। तो इसको हम बोलते हैं ये लीनियर फ्री एनर्जी, लीनियर रिलेशनशिप है ये। ठीक है, because of this straight line relationship between the free energy terms for these two different reaction series, straight line plots like the one in Hammett plot are generally referred to as linear free energy relationship। तो जैसे कि स्मॉल के और कैपिटल के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप हमारा डेल्टा जी और डेल्टा जी हैश टैग के बीच में भी है। और क्योंकि दोनों फ्री एनर्जी टर्म्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप है। तो हैमेट प्लॉट्स को या हैमेट इक्वेशन के लिए हम ना लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप भी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो जैसे आपके सिलेबस में भी अलग से दे रखा है ये टर्म लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप, तो ये आप वहां पर लिख सकते हैं। तो पूरा पहले आपको समझाना पड़ेगा हैमेट प्लॉट क्या है और उसके बाद वो लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप क्या है। अब आता है डेरिवेशन ऑफ हैमेट इक्वेशन। हैमेट इक्वेशन आखिर थी क्या? तो जनरल इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमें पता है कि हम अगर कोई स्ट्रेट लाइन बना दें तो स्ट्रेट लाइन पर जो रिलेशन स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। और दिस कैन बी अप्लाई टू द स्ट्रेट लाइन इन हैमेट प्लॉट। तो हैमेट प्लॉट पर भी हम ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है, log के एक्स इज इक्वल, यहाँ पर क्या होता है, जो ये m है हमारा, x और y के बीच में तो प्लॉट खींचा हुआ है, c हमारा इंटरसेप्ट होता है और m जो होता है वो अम, इसको क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप स्लोप आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में कभी निकाला हो तो हम इसको इस tan थीटा के इक्वल होता है स्लोप। आप लोग कभी स्ट्रेट लाइन पढ़ के देखिएगा तो वो बहुत इजी है, आपको इजीली कहीं भी मिलेगी। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होती है तो हम स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो log kx क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया। ठीक, लॉग कैपिटल के एक्स क्या हो गया, वो एक्स एक्सिस पर जो हमने ले रखा था, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉग कैपिटल के ले रखा था जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सिट्यूएंट लिए हैं तो लॉग के एक्स से दिखा रहे हैं। और यहाँ हमने ये स्मॉल के है जो रेट कांस्टेंट थे बेंजोइक एसिड वाले। ठीक है, और रो, रो क्या चीज है, यहाँ पर रो है ये जो हमारा स्लोप आएगा, यहाँ स्लोप की वैल्यू रो को दिखाती है। ठीक है,
और सी तो इंटरसेप्ट है ही। तो रो इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, सी इज द इंटरसेप्ट, एक्स इज द पर्टिकुलर मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट इन द बेंजीन रिंग ऑफ द स्पीशीज कंसर्न। ठीक है, एक्स यहाँ पर हमारा वही कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो मेटा और पोजिशन पर ले रखा है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू राइट एन एग्जैक्टली एनालॉगस इक्वेशन दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अनसब्स्टिट्यूटेड एस्टर एंड एसिड वेयर x इज इक्वल टू एच। ये तो हमने सब्सटीट्यूटेड, एसिड हो चाहे एस्टर हो उसके लिए लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम अनसब्स्टिट्यूटेड एस्टर और एसिड के लिए भी तो लिख सकते हैं, जहां पर हम ये के एक्स ना लिखकर उसको के एच लिखेंगे और स्मॉल के एक्स ना लिखकर उसको स्मॉल के एच लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन दिखा सकते हैं यहाँ पर। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फ्रॉम वन में से। ठीक है, तो अगर हम सेकंड में से सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना है बस। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो क्या करेंगे, लॉग के एक्स हो जाएगा, फिर माइनस लॉग के एच हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाली में इस तरह से लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली को हम कैसे लिखेंगे, रो, ये हमारा हो गया लॉग के एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है रो लॉग कैपिटल के एच प्लस सी। ठीक, अब जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये तो एज इट इज ही लिखा जाएगा, ये माइनस रो हो जाएगा, लॉग के एच हो जाएगा और ये माइनस सी, तो ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, रो को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने रो कॉमन ले लिया और लॉग के एक्स माइनस लॉग के एच हो जाएगा ये। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग में जब कोई चीज माइनस में लिखी होती है उसी को हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो लॉग के एक्स अपॉन के एच हो जाएगा रो, और लॉग के एक्स, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो 4 आई है। ठीक, ठीक है, ये एक्चुअल में हैमिट इक्वेशन का एक पार्ट है। ठीक, अब आगे इसी से हम आगे कुछ डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट की। इसको हम हैमिट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या हैमिट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो knowing KH and KX for a variety of differently X substituted benzoic acid, different benzoic acid हमने लिए और उन सब के लिए हमने, सभी के लिए KH तो हमें सबके लिए सिंपल ही रहेगा और मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, और KX हमारा हर बार बदल जाएगा। तो इट इज देन पॉसिबल टू डिफाइन अ क्वांटिटी सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है ये चीज आप याद रखिएगा, सिग्मा एक्स होता है लॉग कैपिटल के एक्स अपॉन कैपिटल के एच, यानी आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बस इतना ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड हमारी रेफरेंस रिएक्शन है, वहीं से इस सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकल के आती है। तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो वेयर सिग्मा एक्स इज द सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट बोल रहे हैं। whose value will remain constant, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर अ स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, चाहे वो मेटा पोजीशन पर हो या फिर पैरा पोजीशन पर हो। उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की जो सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम किस टाइप की रिएक्शन का को स्टडी कर रहे हैं। इन विच अ बेंजीन डेरिवेटिव, जिसमें हमने अपना बेंजीन डेरिवेटिव लिया हुआ है कैरिंग दिस, और इस सब्स्टिट्यूएंट को लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके नेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। NO2 अगर है, उसकी मेटा पोजीशन पर जो वैल्यू है और जो पैरा पोजीशन पर वैल्यू है, चाहे हम कोई भी रिएक्शन रहे, मेटा और पैरा पोजीशन की वो वैल्यूज जो है वो वैसी ही रहेंगी, यानी सिग्मा एक्स की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम दुनिया की कोई भी रिएक्शन यूज कर लें। ठीक है, तो अब हमें मालूम पड़ गया सिग्मा एक्स जो है लॉग कैपिटल के एक्स अपॉन कैपिटल के एच है। बस इसी इक्वेशन को हम अपनी, जो हमने लास्ट में ये वाली इक्वेशन निकाली थी इक्वेशन नंबर 4, इसमें अगर हम पुट कर दें तो इस पूरे की जगह पर हम सिग्मा एक्स लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ लिखा है, तो बस इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 6 निकल के आई, इसी को हम बोलते हैं हैमिट इक्वेशन। ठीक है, तो सिग्मा एस एक्स इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन of the electronic effect of the substituent relative to a hydrogen atom on the reference reaction। ठीक है, तो रेफरेंस रिएक्शन में तो हमारा हमेशा हाइड्रोजन एटम ही रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में हम हर बार सब्स्टिट्यूएंट को चेंज कर रहे हैं, और उस सब्स्टिट्यूएंट की जो पर्टिकुलर वैल्यू, उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लगा हुआ है तो क्या है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या उसकी वैल्यू, तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर निकल के आएगी, जिसको हम सिग्मा एक्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिग्मा एक्स इज अ क्वांटिटेटिव वे टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग। तो सिग्मा एक्स हमें बताता है जब बेंजीन रिंग से
कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है वो हमें सिग्मा एक्स से पता चलता है, ठीक। तो द रेफरेंस रिएक्शन यूज्ड टू इवेलुएट is an ionization of benzoic acid in which a negative charge intermediate is formed। अभी अभी हमने benzoic acid के आयनाइजेशन की बात करी थी और हमने देखा था जो हमारा बेंजोइट आयन बना था उस पर नेगेटिव चार्ज आया था। और नेगेटिव चार्ज आने से क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे वो इसको स्टेबलाइज कर रहे थे, ठीक है। और वो उसको स्टेबलाइज कर रहे थे इसलिए कैपिटल के एक्स जो है ग्रेटर देन था कैपिटल के एच से, ठीक है। तो सिग्मा एक्स हमारा क्या है, हमने के एक्स अपॉन के एच करा, लॉग भी करा है, अभी लॉग को बाद में करेंगे, पहले के एक्स अपॉन के एच देखो, ठीक है। अगर के एक्स हमारा ज्यादा होगा के एच से तो ये वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में बता रही हूँ मैं क्योंकि वो स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर देन वन होगी या हम यू क्योंकि वो इंक्रीज कर रहे हैं ना उसके आयनाइजेशन को या उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो वो ग्रेटर देन वन से मतलब हम ये भी कह सकते हैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर हम लॉग के एक्स अपॉन के एच देखेंगे तो वो लॉग में निकलेगा, लॉग ग्रेटर देन वन अगर होता है तो log के एक्स अपॉन के एच ग्रेटर देन जीरो निकलेगा, ठीक। यही चीज इसमें बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैव पॉजिटिव सिग्मा एक्स वैल्यूज। सिर्फ बेंजोइक एसिड का आयनाइजेशन अपने दिमाग में रखना है और ये याद रखना है कि वहां पर नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट बना था, उसी से आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू ध्यान में रहेगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, वो पॉजिटिव सिग्मा एक्स दे रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, के एक्स अपॉन के एच ग्रेटर देन वन आ रहा है और लॉग के एक्स अपॉन के एच ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक। तो पॉजिटिव सिग्मा एक्स क्यों आ रहा है, बिकॉज दे इंक्रीज द आयनाइजेशन, वो आयनाइजेशन को कैपिटल मतलब के की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यानी कि आयनाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ठीक इसका उल्टा कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स have negative sigma x, वो negative sigma x दे रहे हैं क्यों, because they decrease the ionization relative to the hydrogen, वो decrease कर रहे हैं क्योंकि relative to the hydrogen, क्योंकि वो क्या कर रहे थे नेगेटिव चार्ज की इसको डिस्टेबलाइज कर रहे थे, जो हमारा वो इंटरमीडिएट बना था वहां पर उसको डिस्टेबलाइज कर रहे थे, तो वहां पर के एक्स कम हो जाएगा के एच से, इसीलिए के एक्स अपॉन के एच लेस देन वन होगा और लॉग के एक्स अपॉन के एच लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए सिग्मा एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी डोनेटिंग ग्रुप के लिए सिग्मा एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और याद रखने की भी जरूरत नहीं है बेटा, अगर रिएक्शन आपके ध्यान में है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं या डी कर रहे हैं, के एक्स की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो उसी से आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। और अगर के एक्स इज इक्वल टू के एच हुआ तो फिर तो क्या हो जाएगा, के एक्स अपॉन के एच वन हो जाएगा और लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है तो ये वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इट इज क्लियर दैट सिग्मा एक्स इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी। तो सिग्मा एक्स जो है क्वांटिटेटिव मेजर हो गया, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव यूज कर लिया ना, ग्रेटर देन वन या लेस देन वन बोल रहे हैं, तो एक उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हो रही है, ठीक है। सिंस द अब मेटा और पैरा पर देखो, सिंस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन मेटा एंड पैरा पोजीशंस आर डिफरेंट, इन सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट जब हम आयनाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड को स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के साथ और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, मेटा और पैरा पोजीशन पर, तो मेटा और पैरा पोजीशन पर इन सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट भी अलग अलग होता है। और जब इनका इफेक्ट अलग अलग होता है तो ईच सब्स्टिट्यूएंट हैज टू सिग्मा एक्स वैल्यू, इसीलिए हर सब्स्टिट्यूएंट की दो सिग्मा एक्स की वैल्यू होंगी, एक को हम सिग्मा मेटा बोलेंगे, दूसरे को सिग्मा पैरा, इनको डिनोट करेंगे सिग्मा एम और सिग्मा पी से। तो फॉर द सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए दीज वैल्यू सिग्मा एम एंड सिग्मा पी आर वाइडली डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द NH2 ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हैज अ लार्ज नेगेटिव सिग्मा पी, सिग्मा पैरा पर वो लार्ज नेगेटिव है, लार्ज नेगेटिव तो नेगेटिव क्यों है या लार्ज नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव तो इसी वजह से है ना क्योंकि वो आयनेशन कांस्टेंट को डिक्रीज कर रहा है, एंड अ जीरो मतलब ये अप्रॉक्स जीरो है सिग्मा एम बिकॉज NH2 ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द बेंजोइक एसिड फ्रॉम द पैरा पोजिशन बट डज नॉट कॉन्जुगेट इन द मेटा पोजिशन। देखो यहाँ पर ये पैरा पोजिशन पर है, यहाँ पर लार्ज नेगेटिव है, हमारा जो
इंटरमीडिएट बन रहा है वो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, बस उसको ध्यान में रखना, ठीक। और मैंने आपको बताया भी था अभी ये कैसे इसको दे रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो कैपिटल के की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा कार्बोक्सिलेट आयन तक ये इसका जो कॉन्जुगेशन है वो पूरा आगे तक गया, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है इसकी पूरा कार्बोक्सिलेट ग्रुप तक गई, ठीक। चाहे तो आप ये तो हमने रेजोनेंस इफेक्ट से शो किया और आप इसको प्लस आई इफेक्ट से भी दिखा सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भी वो जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जो शो कर रहा है, ठीक, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पर। मेटा पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट तो लग सकता है, दे रहा है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट नहीं लगता, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है मेटा पोजीशन पर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने पहले भी कई बार देखो, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये जो है बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट होगा, ठीक है, ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके मतलब इस तरह से आएगा, यहाँ पर चार्ज जाएगा, ये कहीं पर भी इस ग्रुप में नहीं जाएगा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप पर या कार्बोनिल ग्रुप पर जो है वहां पर नहीं जा पाएगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप सिर्फ इतने ग्रुप को बोला गया है इन्होंने। तो कॉन्जुगेशन तो है लेकिन रिंग में है खाली, नॉट इनटू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इस यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये पोजीशन इसकी जो वैल्यू है वो लगभग जीरो होती है, मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसलिए मेटा और पैरा पर क्योंकि दोनों इफेक्ट अलग अलग होते हैं, एक बार दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस आर भी लग रहा है प्लस आई भी लग रहा है, यहाँ पर से प्लस आर नहीं लगेगा, खाली प्लस आई लगेगा, तो इसलिए ये वैल्यूज में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये कुछ डिफरेंस यहाँ पर शो भी किए हुए हैं। देखो ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखो NH2, NH2 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव वैल्यू तो देगा ही, सिग्मा पैरा पर वो इतनी दे रहा है, ठीक। सिग्मा मेटा पर लगभग वो जीरो दे रहा है, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दे रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसलिए ये लार्ज नेगेटिव है। यहाँ पर नहीं दे पा रहा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा कम रह गया, ठीक है। ये सब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम, ये भी डोनेटिंग ग्रुप होगा, यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है, यहाँ पर वो नहीं शो कर पा रहा। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट तो पैरा पर भी लगेगा और मेटा पर भी लगेगा, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज दोनों में आया है, ठीक। हाइड्रोजन के लिए तो सब कुछ जीरो जीरो होगा। फ्लोर, अब ये जो नीचे ग्रुप चले गए हैं सारे के सारे, ये सब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है नीचे तक, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, जैसे एफ के केस में, अगर फ्लोरीन के केस में हम देखें या हेलोजन के केस में हम देखें, देखो बाकी हेलोजन के केस में सिग्मा पैरा पर हमें ये सारी चीजें देखना, कुछ ना कुछ वैल्यू है, सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये तो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो है ही खैर पॉजिटिव, इनका तो बहुत अच्छा माइनस आई इफेक्ट, ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ऊपर वाले प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे, माइनस आई और माइनस आर। तो हेलोजन के केस में क्या होता है, अगर हम फ्लोर देखो आपने यहाँ पर तो कोई चेंज, मतलब ये लगभग लगभग ना एक जैसे से ही दिख रहे हैं, ठीक है। इस एफ की वैल्यू में मेटा और पैरा पर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मेटा पर तो ठीक है जैसा बाकी हेलोजन का था वैसा ही दिख रहा है, लेकिन पैरा पर बिल्कुल ही कम हो गया। तो ये पैरा पर इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर हम इसको पैरा पोजीशन पर लगा दें, पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन है यहाँ पर, तो पैरा पोजीशन पर यहाँ से ये थोड़ा सा ना माइनस आर इफेक्ट भी शो करेगा, थोड़ा सा, ठीक है। क्यों, मेटा पोजीशन पर तो आर इफेक्ट होता ही नहीं, तो मेटा पर तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आर इफेक्ट बाकियों में क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि एफ जो है 2p ऑर्बिटल, एफ के पास 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पर कार्बन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, दोनों के ऑर्बिटल के बीच में बहुत अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको, तो जब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके जितने भी हेलोजेंस है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, हालांकि हम उनके आर इफेक्ट को जनरली स्टडी नहीं करते हैं, ज्यादातर हम यही बात करते हैं कि वो माइनस आई इफेक्ट जो है वो शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2p ऑर्बिटल भी है, तो बहुत अच्छा डोनेशन वो कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकियों के केस में क्या है, बाकी सारे हेलोजन के केस में एक में 2p आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा, फिर 4p आ जाएगा, तो सॉरी 3p 4p और 5p आएगा, तो वहां पर 2p कार्बन के साथ बहुत अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो डोनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थी, अब सोचो ये माइनस आई से तो यहाँ खींच रहा था पैरा पोजिशन पर, ठीक है, माइनस आई से ये खींच रहा था, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है तो बहुत अच्छे से खींचता है, तो जो भी ये वैल्यू अगर खींच रहा था तो ये पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहा था, ठीक है।
आप समझ लीजिए सपोज ये मैंने कोई यूनिट नहीं लिख रही हूँ, मतलब मुझे कोई वैल्यू या पता नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो उसको मान लेते हैं कि प्लस आई से वो 30 के करीब वैल्यू दे रहा था, ठीक है। अब उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना, यानी कि उसने प्लस आर इफेक्ट लगाना शुरू कर दिया, यानी डोनेट कर रहा है। और डोनेट करने से क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब वो नेगेटिव वैल्यू सपोज 20 दे रहा था, तो आप अगर इस 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, लगभग 10, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू जो है इतनी कम आई है, तो वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो थोड़ा सा ये इस वजह से यहाँ पर, हालांकि ऐसा कोई रीजन पूछा ही जाता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बताया। और देखो नाइट्रो ग्रुप ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसकी दोनों वैल्यूज जो है काफी हाई है, सिग्मा पी और सिग्मा एम, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रेफरेंस रिएक्शन याद रखनी है, नेगेटिव चार्ज याद रखना है, और बस ये ध्यान रखना है ये सिग्मा की, यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है एक्चुअल में, और ग्राफ होता है के एक्स अपॉन के एच के बीच में, स्मॉल के एच की, ठीक है। यहाँ मिडिल में कहीं जीरो होता है, यहाँ मिडिल में कहीं जीरो, मतलब एच है, ये एच है, सिग्मा एक्स के लिए वहां पर जीरो हो जाएगा, और के एक्स अपॉन के एच भी जीरो, तो ये एच होता है बीच में कहीं पर, ठीक। इससे इधर की साइड हम हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी पॉजिटिव, आगे की साइड तो पॉजिटिव जाएगा, और ये जीरो, ये वाली वैल्यू हमने जीरो मानी है, तो आगे की साइड पॉजिटिव है, पीछे की साइड नेगेटिव है, यानी यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इधर होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और नेगेटिव चार्ज हमारे दिमाग में है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, के एक्स और अपॉन के एच को इंक्रीज कर, यानी के एक्स की वैल्यू ज्यादा हो, यानी रेट इंक्रीज कर रहा है, और अगर रेट इंक्रीज कर रहा है तो ये डॉट हमने यहाँ लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए हम यहीं लगाते ना, इसी को हमने ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है यहाँ, इसकी वजह से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसी नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जीरो से पहले आएंगे, सिग्मा एक्स, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर कहीं, और यहाँ पर कहीं नीचे की साइड क्यों बनाया, क्योंकि वो के एक्स को भी तो कम कर रहे हैं, तो के एक्स अपॉन के एच की वैल्यू को वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसलिए बनाया, और इन दोनों लाइनों को अगर हम मिला दें तो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। तो ये जो बेसिक सी चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इसी की हेल्प से हम रिएक्शन कांस्टेंट रो को निकालेंगे, इसको हम हैमिट रिएक्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हैविंग thus obtained a range of substituent constant sigma x value, it is now possible to use them to calculate the value of rho। रो क्या था, रो था उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो आप स्लोप की वैल्यू तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो दिस इज ऑफन डन ग्राफिकली, और वो ग्राफिकली ही हम कर पा रहे थे। देखो हमने क्या, मैं एक बार पेन चेंज करती हूँ, अभी अभी हमने क्या एक ग्राफ देखा, ऐसे और ऐसे। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर जीरो है, इधर पॉजिटिव जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, भाई जीरो से आगे तो पॉजिटिव ही होता है, ऐसे ध्यान रख लेना, और जीरो से पीछे नेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर लॉग के एक्स, स्मॉल के एक्स और के एच है। ऊपर को जाएंगे, यहाँ पर समझ लीजिए कहीं पर मिडिल में जीरो है, ये जीरो, के एक्स इज इक्वल टू के एच है, ठीक है, ये जीरो है। इससे ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज हो रही है, इससे नीचे जाएंगे तो डिक्रीज हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसी पर हम और बाकी सब रिएक्शंस को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक। अब लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड इथाइल बेंजोएट। तो हमने बेंजोइक हेड का एस्टर ले लिया, और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को लगा कर देखा, और फिर रेट कांस्टेंट को देखना है हमें, ठीक है। तो द रेट कांस्टेंट फॉर दिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैव बीन मेजर्ड। हमने क्या करा, ये हमारा इथाइल बेंजोएट ले रखा है, एक्स इसमें हमने अलग अलग पोजीशन पर, एक्स क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उनको मेटा पोजीशन पर लगा के देखना है, उनको पैरा पोजीशन पर लगा के देखना है, फिर हमें इफेक्ट देखना है कि क्या वो स्मॉल के की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं के एक्स पर क्या फर्क पड़ रहा है, के एच तो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, के एक्स पर क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लगा दूं, सबसे पहले हमने लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, एल्कली की प्रेजेंस में होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एल्कली, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारा इंटरमीडिएट क्या बना, नेगेटिव चार्ज बना। तो बिल्कुल बेंजोइक हेड वाला ही इफेक्ट आएगा यहाँ पर। बेंजोइक हेड के लिए हमने ध्यान रखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, वो इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि हम आगे की साइड ही तो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ आएगा, रेट को वो बढ़ा रहा है, तो ये इससे तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, इस के एक्स अपॉन के एच से तो के एक्स की वैल्यू ऊपर ही जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक। अच्छा, और अगर मैं लगा दूं OMe,
ठीक है, या मैं लगा दूं NH2 ग्रुप, कुछ भी लगा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको डीस्टेबलाइज करेंगे, यानी KX अपॉन KH की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज वैल्यू है यहाँ पर कहीं, ठीक है, तो हमने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए भी इधर ही लगाना है हमें, ठीक। अब हमने इन बस हमने बाकी सबको, बाकी सारे भी ग्रुप्स आएंगे लेकिन वो बीच में कहीं पर आएंगे इसके। तो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को मिला देना है, तो हमें मिली एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें ऐसी मिली, ठीक है। इसके स्लोप, अगर हम स्लोप की वैल्यू निकालें, हम इस तरह से तो निकालते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो जो स्लोप की वैल्यू, ये कैसा स्लोप माना जाएगा, ये स्लोप स्लोप होता है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का, अब जब वैल्यू कभी कैलकुलेट करें, कोई भी लाइन ऐसे कुछ मान लीजिएगा, कुछ भी यहाँ पर आपने पॉइंट्स रखे हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबर डिजिट रख के फिर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालिएगा। टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। इसकी वैल्यू आप निकाल, यहाँ पर पुट करके देखिएगा तो आप किसी भी स्लोप की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लंब बटे आधार, अगर मैं कुछ सही बोल रही हूँ तो, हाँ, P अपॉन बी, ठीक है। बचपन में कभी सीखा था ऐसे ये, ठीक। तो हाँ, तो हम, हमारे पास स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप की वैल्यू यानी कि रो की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जब इस रिएक्शन के लिए रो की वैल्यू निकाली गई इसी तरह से कैलकुलेट करके, तो वो आई रो इज इक्वल टू +2.6, पॉजिटिव आई, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हमने देखा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी, नेगेटिव इंटरमीडिएट था, रो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है। तो द मैकेनिज्म शो दैट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था यही वाला, जहां भी इंटरमीडिएट बनता है वो रिडिटर्मिनिंग स्टेप्स होते हैं, क्योंकि वो स्लो स्टेप्स होते हैं। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट टू द रिएक्शन सेंटर and the overall reaction is accelerated by electron withdrawing and retarded by electron donating substituent। तो ये रिएक्शन एक्सिलरेट हुई यानी इंक्रीज करा इसका रेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, और डिक्रीज करा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। फिर फर्दर आगे देखो, आगे क्या कर रखा है, सिंपल है, फिर तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, ये जो चीज है यहाँ ऐसे आएगा और ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक। फिर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा, तो ये सिर्फ H प्लस प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ये H जो है यहाँ मूव कर जाएगा और इस तरह से ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो thus rho can be regarded as a measure of sensitivity of a reaction to the electron donating or electron withdrawing effect exerted by a substituent। तो रो को हम कह सकते हैं, ये मेजर करता है रिएक्शन की सेंसिटिविटी को, और किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देखेंगे जब हम। तो रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड रिएक्शन हमें अपने दिमाग में रखनी है। स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या थी, एक्वस डिसोसिएशन ऑफ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जिसके लिए रो की वैल्यू थी +1, ठीक है। वहां पर क्योंकि x इज इक्वल टू एच था, इसलिए रो की वैल्यू वहां पर 1 निकलेगी, ठीक है। अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ रो इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक उल्टा होता है, रो की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन सेंटर पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। रो की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे ध्यान में रखना है। और अभी अभी हमने देखा भी, हमने यही तो देखा, स्ट्रेट लाइन ऐसी तो आई थी हमारी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रेट की वैल्यू इस तरह से इंक्रीज कर रही है। और जब हमने ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप कैसे होता, अगर हमारी लाइन आती ऐसे, ठीक है। नेगेटिव स्लोप हमें नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी रो की, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को डिक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट को इंक्रीज करेंगे, यानी हमारे सेंटर पर, यानी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तब स्लोप हमें नेगेटिव मिलेगा। तो रिएक्शन सेंटर पर उसका उल्टा चार्ज, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है रो की, उसका ठीक उल्टा चार्ज हमें वहां देखने को मिलता है। तो आपको वो सब कुछ ध्यान में, आपको तो सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, ये दो प्लॉट देखने होते हैं। और स्ट्रेट लाइन हमें, ये अगर हमें मिल रही है तो रो यहाँ पर KX इज इक्वल टू KH होता है, तब हमें रो की वैल्यू ऐसे मिलती है, ठीक। तो ये रो की वैल्यू नेगेटिव है, ये रो की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट को कम कर रहे हैं। रेट हमारा ऐसे तो बढ़ रहा है, तो देखो ये बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ी हुई वैल्यू है और ये कम वैल्यू है।
ठीक, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लास्ट में होते हैं, ये सिग्मा की वैल्यू होती है। आगे की साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पीछे की साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। हम्म तो यही चीज में बताई गई है। तो रे डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो रहा है हमारे रिएक्शन सेंटर पर। और यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अवे फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रॉन्स रिंग से दूर जा रहे हैं। ठीक है, दूर जाएंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग पर, ठीक है, रिएक्शन सेंटर पर। while a positive value indicates the development of negative charge at that center, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग पर अगर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारी रिंग पर, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो रो की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो कोई भी रिएक्शन, चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, हमें सिर्फ इंटरमीडिएट पर चार्ज देखना है। और बेसिक रिएक्शन हमारे दिमाग में रेफरेंस रिएक्शन, क्योंकि हम सारी रिएक्शन को तो नहीं याद रखेंगे, हम सिर्फ अपनी रिएक्शन को याद रखेंगे जो हमारी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन थी आयनाइजेशन की, उस पर हमारी स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, उसका पॉजिटिव रो मिल रहा था हमें। द मैग्नीट्यूड ऑफ रो कैन बी रिगार्डेड देयरफॉर एज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द चार्ज डेंसिटी एट द रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के समय हमारी जो चार्ज डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या चेंज हो रहा है, वो हमें रो का मैग्नीट्यूड बता देता है। ठीक है, तो ये कुछ समरी दी हुई है यहाँ पर रो वैल्यूज की। देखो, जैसे कि अगर रो की वैल्यू, ये मिडिल से शुरू कर लेते हैं, 0 है, +1 है, -1 है, बहुत कम वैल्यू है, यानी स्मॉल रो वैल्यू है, तो इसका मतलब है रिंग टू फार अवे, रिंग बहुत दूर है, या फिर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहा है, या फिर दो रो वैल्यूज जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। ठीक है, इन सबके एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे। +2 +3 +4 है, इसका मतलब मॉडरेट पॉजिटिव वैल्यू है। देखो, पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू द ट्रांजिशन स्टेट। +5 और +6 है तो ये लार्ज पॉजिटिव है, लार्ज पॉजिटिव का मतलब है नेगेटिव चार्ज ऑन द रिंग। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नियर द रिंग है, यहाँ पर ऑन द रिंग। जब भी कभी नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग पर होगा तो हमेशा लार्ज पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, या फिर उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का पूरी बेंजीन रिंग पर। और ठीक इसका उल्टा, हमारी नेगेटिव वैल्यू मॉडरेट जब मिलेगी तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा नियर द रिंग, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। और हाई लार्ज नेगेटिव मिलेगी, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग। देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है, क्योंकि वैल्यूज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। और ये जो लैंग्वेज है उसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का ही डिफरेंस है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट है तो एक में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू है। बाकी ये स्मॉल रो वैल्यूज है। अब इनके ना अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं। तो इक्विलिब्रिया विथ पॉजिटिव रो वैल्यूज, देखो पॉजिटिव रो वैल्यू, रो इज इक्वल टू 1 हमें कब मिलेगा, जब हमारी स्टैंडर्ड रिएक्शन बेंजोइक एसिड है, इसका आयनाइजेशन देखा तो हमें रो इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर रो की वैल्यू देख रहे हैं, अब 0.5 है। ठीक है, ये कहा, ये किसके अंदर आएगी, 0 टू +1 के बीच में है ये वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखो पहले नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग से इतने डिस्टेंस पर था, बीच में सिर्फ CO का मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पर क्या है, O पर नेगेटिव चार्ज है, ये CO है, फिर CH2 भी आ गया, तो इसलिए रो की वैल्यू और डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब CO- के बीच में दो CH2 हो गए, और डिक्रीज करेगी। ठीक, तो हमने क्या देखा, जब रो की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो रिंग टू फार अवे, यानी कि रिंग काफी दूर है, तो रिंग दूरी तो होती जा रही है, यहाँ पर एक कार्बन दूर हो गई, यहाँ पर ये दो कार्बन दूर हो गई, तो इसलिए रो की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक, if the negative charge on the anion can actually be delocalized round the ring as with the substituted phenol, we should expect the value of rho to increase. Both the phenol and the anions are delocalized, but it is more important for the anion. देखो, अगर इस नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये नेगेटिव चार्ज तो इजीली इसमें फ्लो हो सकता है। ठीक, और अगर हमने सब्सिक्वेंट लगाए हैं तब तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। देखो, रो की वैल्यू यहाँ पर 2.3 मिली, पॉजिटिव मिली, ठीक है, और ये मॉडरेट वैल्यू थी। मॉडरेट वैल्यू हमें कब मिल रही थी, ये थी हमारी मॉडरेट वैल्यू। कब है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट या नेगेटिव चार्ज नियर द रिंग, दोनों चीजें इसमें क्लियर हो रही है। नेगेटिव चार्ज नियर द रिंग है, रिंग पर नहीं है लेकिन रिंग के पास है, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग में फ्लो भी हो रहे हैं। ठीक है, आराम से फ्लो हो सकते हैं। और फिर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, देखो इसी रिएक्शन पर
ये रो हमारा पॉजिटिव आया, बस आप पॉजिटिव क्यों है देखो, हमने मॉडरेट वैल्यू क्यों आई वो तो मैंने आपको बता दिया, एक तो नियर द रिंग चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें ज्यादा अच्छे से फ्लो हो पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रो की वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि अगर हम ये एक्स, अब मैं ये एक्स को क्या कर दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बना दे रही हूँ, ठीक है। अगर ये मेटा या पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, यानी जैसे नाइट्रो ग्रुप, आपको तो सिर्फ नाइट्रो याद रखना है और ओ एम ई याद रख लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, या फिर NH2, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का इफेक्ट एक ही आना है, हमें पर्टिकुलर वैल्यू तो याद रखनी नहीं है। अब आप देखो, ये लॉग के एक्स अपॉन के एच है, ये सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इधर आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NO2 क्या करेगा, हमें इसका भी नहीं ध्यान रखना, हमें देखना है रिएक्शन सेंटर पर नेगेटिव चार्ज। बेंजोइक एसिड के केस में नेगेटिव चार्ज जब था तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऊपर ही तो जा रहे थे, क्योंकि वो इस के एक्स अपॉन के एच को इंक्रीज कर रहे थे, तो ये हमने ऊपर बना दिया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे थे, इसी के एक्स अपॉन के एच को डिक्रीज कर रहे थे, और दोनों के बीच में फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची। अब अगर हम इसका रो बनाएंगे यानी स्लोप डालेंगे इस रिएक्शन पर, हमारा आया स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्लोप डाला तो टेन थीटा हमारा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। मतलब रो जो है हमारा वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्लोप कहलाता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है, ठीक है। The effect is large for the ionization of anilinium salt as the acid does not have a delocalized lone pair but the conjugate base has it। देखो, यहां पर क्या था इस वाले रिएक्शन में, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, इस केस में रो की वैल्यू फिर से मॉडरेट ही है, लेकिन 2.3 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। थोड़ी सी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जब हम के एक्स अपॉन के एच की वैल्यू को देखेंगे इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा होगी। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ठीक, और यहाँ भी अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इस पॉजिटिव चार्ज बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन इस पॉजिटिव चार्ज से खींचेगी, तो यानी इसको और ज्यादा पॉजिटिव बना देगी, यानी इसके मैग्नीट्यूड को, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा चार्ज नहीं, इसके कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है, यानी जो के एक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो के एक्स की वैल्यू क्योंकि डिक्रीज कर रही है, अब यहाँ पर क्योंकि अब हम फर्दर रिएक्शन की तरफ जब जाएंगे, ये जो हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की जाए, क्योंकि हमारा, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, के एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी क्योंकि ये लेस स्टेबल है ना, और ये हमारा उसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर। सॉरी, ये उल्टा बोल दिया बेटा मैंने, ये के एक्स की वैल्यू जब ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल है तो रिएक्शन फर्दर आगे की तरफ बढ़ना चाहेगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो के एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इसके ऊपर वाली रिएक्शन के एच अपॉन के एच के कंपैरिजन में नीचे वाला के एक्स अपॉन के एच जो है वो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए रो की वैल्यू जो है वो ज्यादा बढ़ के आई है। तो जब रो इज पॉजिटिव होता है तो हैमेट प्लॉट कुछ इस तरह का बनता है। मैंने नेगेटिव के लिए अभी आपको समझा दिया है, मैंने बनाया नहीं कहीं, आप खुद से कहीं पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए वो इस तरह से आएगा, नेगेटिव प्लॉट जब बनता है, अभी मैं रिएक्शन में आएगा तब मैं समझा दूंगी, पर मैं अभी से आपको बता देती हूँ, मैं कई बार ना भूल जाती हूँ चीजों को बताना। तो यहाँ पर जब रो आएगा वो रो नेगेटिव होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो लॉग के एक्स अपॉन के एच की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं, यानी हमारे रिएक्शन सेंटर पर, यानी हमारे इंटरमीडिएट पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। देखो, रिएक्शन विद आ गया, रिएक्शन विद पॉजिटिव रो वैल्यूज। अब पॉजिटिव रो वैल्यूज यहाँ पर प्लस में है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारा रिएक्शन, अभी देखते हैं कैसे है, ये हमारी अमीन है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं, कैसे हो रहा है वो, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। देखो एडिशन, पहले इसमें एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, फिर न्यूक्लियोफाइल का एलिमिनेशन होगा। देखो इसने क्या करा, ये हम यहाँ शो कर सकते हैं और ये हम यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक? तो हमारे पास क्या हुआ, पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, कहीं पर दोनों बैलेंस कर रखे थे, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि
हमारे इंटरमीडिएट पर नेगेटिव चार्ज हुआ, यानी इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इन ट्रांजिशन स्टेट। और ये नेगेटिव चार्ज हमारी रिंग पर डीलोकलाइज भी हो रहा है। नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड अराउंड द रिंग। कैसे? इसको मैं यहाँ बनाऊंगी तो इसको मैं यहाँ कर दूंगी, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो हमारे पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। और साथ ही साथ ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप पर भी डीलोकलाइज हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ दिखा दूं तो ये चीज यहाँ जाएगी, इससे हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो भाई अभी अभी हमने देखा था कि अगर वो नेगेटिव चार्ज हमारी रिंग पर डीलोकलाइज हो जाए तो एकदम हाई वाली वैल्यू मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये बहुत हाई, मतलब ठीक है, +4.9 तो चली गई है, लेकिन अभी हम आगे वाली रिएक्शन देखेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा गई है। तो क्योंकि ये रिंग पर भी डीलोकलाइज हो रहा है, साथ साथ ये नाइट्रो ग्रुप पर भी डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए ये +4.9 पर गई, मतलब ये 6 तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, प्लस में गई। प्लस में क्यों गई? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया। आपको तो ध्यान रखना है, अगर रिंग पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव रहे। मतलब अगर हमारे इंटरमीडिएट पर नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज तो हुआ, पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव तो बैलेंस करा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर आया, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज, जब भी हम नेगेटिव चार्ज होगा रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और 4.9 पर ही रुक गई, क्योंकि ये रिंग पर तो डीलोकलाइज हो रहा था, लेकिन साथ साथ ये नाइट्रो ग्रुप पर भी डीलोकलाइज हुआ। ठीक, अब आगे एक रिएक्शन देखो। देखो यहाँ पर क्या है, +9 तक पहुंच गई। ये +9 तक क्यों इतना हाई पहुंच गए? तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी सेम है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ भी। तो the very high rho value indicates there is a complete negative charge in the transition state. Thus reaction will neither be SN2, क्योंकि SN2 में हमें स्मॉल रो वैल्यू देखो, यहां से हमें ना मैकेनिज्म का पता लगता है। अब इस रिएक्शन की अगर हमें मैकेनिज्म है, हम SN2 भी दिखा देंगे, हाँ SN1 के थ्रू भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना तो यहाँ SN2 थी ना यहाँ SN1 थी, ये थी एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एक्चुअल में जो हैमेट इक्वेशन है उसका जो मेन पर्पस है, उसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो यहीं पर है, रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता लगाना है हमें। तो यहाँ पर SN2 नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमें रो वैल्यू से मालूम पड़ा, रो वैल्यू उसके लिए बहुत स्मॉल रो वैल्यू मिलती है। अभी हम आगे देखेंगे इस SN2 के लिए कैसे हमें स्मॉल रो मिलती है। और SN1 भी नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव रो वैल्यूज होती है वहां पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वहां तो कार्बोकेटायन बनता है SN1 में, तो वहां तो फुल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उससे नेगेटिव रो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पॉजिटिव हमें मिली है। तो इसका मतलब ना तो SN1 है ना SN2 है, यहाँ पर है एडिशन एलिमिनेशन। देखो पहले यहाँ पर रिंग, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, देखो इस तरह से, ये यहाँ पर अटैक करेगा। ये एरो मैंने बनाई नहीं बेटा, आपको खुद से बनाने हैं। ठीक, अब जो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हमारी ट्रांजिशन स्टेट पर आ गया। ट्रांजिशन स्टेट से मतलब होता है बेटा, जब ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। ये फुल इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट से पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो इसलिए बार बार यहाँ ट्रांजिशन स्टेट लिखा हुआ है। आप चाहे तो इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया, अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये भी ए आर, और ए आर मतलब बेंजीन रिंग, तो ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग पर भी डीलोकलाइज हो सकता है, और ये दो रिंग पर डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर ये इस तरह से है, सपोज ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ है वो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। फिर इस तरह से आप आगे बना सकते हो, तो दोनों रिंग पर डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए इसके रो की वैल्यू इतनी ज्यादा है। क्योंकि अब ये और कहीं नहीं जा रहा, जब रिंग पर ही डीलोकलाइज होता है तो बहुत हाई वैल्यू आती है। और पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट था वो नेगेटिवली चार्ज बना था, नेगेटिव चार्ज के लिए तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, वही आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बढ़ाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है रेट को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग घटाएंगे, और ये स्ट्रेट और ये ऐसे। ठीक, रिएक्शन विद नेगेटिव रो वैल्यू, नेगेटिव रो वैल्यू का मतलब हो जाएगा हमारे रिएक्शन सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज का आना, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द रिंग, रिंग से बाहर चले जाएंगे। अ यूजफुल एग्जांपल इज द SN2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड। देखो अब यहाँ पर रो वैल्यू हमें देखने को मिली है कम। क्यों? ये है हमारे पास एक रिएक्शन SN2 की, यहाँ पर कैसे SN2 हो रही है, ये ऐसे जा रहा है और ये से निकल रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पर जा रहा है,
ठीक है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इस ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है। और यहाँ पर आयोडाइड भी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है, तो इसलिए इस पर भी स्लाइटली नेगेटिव दिखाया। तो आप देख रहे हैं हमारा जो रिएक्टेंट था उस पर फुल नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। और नेगेटिव चार्ज जब भी कभी डिक्रीज होगा हमेशा रो वैल्यू स्मॉल रहेगी, और स्मॉल रहेगी, और यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव का क्योंकि यहाँ पर स्मॉल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में कमी आई है। नेगेटिव में जब कमी आती है यानी आप ये कह लो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ रहा है, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं। नेगेटिव जब भी कम होगा, देखो ये जीरो वैल्यू है, इधर की साइड पॉजिटिव वैल्यू है, इधर की साइड नेगेटिव वैल्यू है। ये इंक्रीज कर रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर मैं कहूं कि नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करे तो डिक्रीज करी तो इस तरह तो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ तो बढ़ रहा है, इसलिए वो वैल्यू नेगेटिव में आई है। कम क्यों आई है? क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा, यहाँ से आई जो है निकल जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली बन जाएगा, वही हमने यहाँ पर दिखा रखा है। एक्सक्यूज मी। ठीक, तो इस तरह ये हमें SN2 में बहुत कम वैल्यू देखने को मिलती है, तो इसलिए वो लास्ट पिछली वाली रिएक्शन SN2 नहीं थी, ये वाली रिएक्शन SN2 है। अब SN1 में भी देख सकते हैं हम, SN1 रिएक्शन पे बहुत अच्छा मॉडरेट वैल्यू हमें देखने को मिलती है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब बल्कि अच्छी नेगेटिव देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। क्यों देखने को मिलेगी? देखो यहाँ SN1 में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, यानी लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, यहाँ पर फुल पॉजिटिव चार्ज आया, तो यानी डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। और 4.5 देखो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो 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 यहाँ पर ये है करीब मॉडरेट पॉजिटिव वैल्यू, समझ लो इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सॉरी, हमने क्या देखा, हमने नेगेटिव देखी है ना, हाँ सॉरी मैं उल्टा बता रही हूँ। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज नियर द रिंग, तो हमारा क्योंकि ये नेगेटिव क्यों हो रही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नियर द रिंग, हमारी रिंग के पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो यहाँ नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव वाली है। और 4.5 क्यों आई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नियर द रिंग है। फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली ये इस पर अटैक कर देगा, यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा और हमारे पास ये निकल के आएगा। अब लार्ज रो नेगेटिव कब हमें देखने को लार्ज नेगेटिव रो वैल्यू कब देखने को मिलती है, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, इसके लिए रो वैल्यू नॉर्मली होती है -5 टू -9। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये लार्ज नेगेटिव क्यों मिली, क्योंकि अब आप देखेंगे हमारी रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है और वो डीलोकलाइज भी हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करा दूं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इस नेगेटिव से ये NO2 जुड़ जाएगा, ये बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है, ये बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कराऊं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये रिंग को अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कराऊं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पॉजिटिव चार्ज रहा, इसलिए हमने इसको ट्रांजिशन स्टेट में ये डॉटेड लाइन दिखा दी। फिर फाइनली ये H जो है ये बॉन्ड अंदर जाएगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास हमारा कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट बना वो पॉजिटिवली चार्ज बना। अब देखो फिर से देखते हैं इसको कैसे, ये नेगेटिव स्लोप कैसे आया होगा। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये log kx अपॉन kh की वैल्यू है, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमने यहाँ पर सपोज ये तो नाइट्रो ग्रुप है ही, हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो भाई रिंग पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक खींचने वाला ग्रुप और लगा दे तो इसके मैग्नीट्यूड को वो डिक्रीज करेगा, यानी वो इसे लेस स्टेबल बनाएगा, और ये हमारा मोर स्टेबल है। रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना ज्यादा पसंद करेगी, यानी हमारे kx की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। अब की बार जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक। तो हमारे NO2 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या करा, इसको लेस स्टेबल कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो हमारा इधर ही की साइड रहेगा, लेकिन अब की बार वो log kx अपॉन kh की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज यानी कि ये हमारा मिडिल में 0,
यहाँ पर मिडिल में 0। ये डिक्री यहाँ पर आप समझ लिए नीचे की साइड डिक्रीज हो रहा है, ऊपर की साइड इंक्रीज हो, तो डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर कहीं आएगा, और इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए बनाएंगे तो यहीं तो बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, इसको, और स्टेबिलिटी यानी इसके मैग्नीट्यूड को वो कम करेगा, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग पर, तो यानी कि वो log kx अपॉन के एच की वैल्यू को बढ़ाएगा। और जब बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर की साइड है, तो जब वो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा हुआ ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो अब हम स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे, और इसका जो स्लोप आएगा वो ये, और ये स्लोप हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव है। और लार्ज नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारी रिंग पर ही है, और रिंग्स पर जो है वो डीलोकलाइज भी हो रहा है, ठीक है, तो बस यही समझाना था मुझे आपको। तो आपको बेटा बेस, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, हमारी जो बेसिक रिएक्शन है, हमारी जो रेफरेंस रिएक्शन है, बस उसे नहीं भूलना, ठीक है, उसका वो स्लोप नहीं भूलना। सिग्मा ये है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में भी नाइट्रो ग्रुप याद रखो, यहाँ पर OMe याद रख लो, बस। NO2, और रिएक्शन सेंटर पर हमारा नेगेटिव चार्ज है बेंजोइक एसिड के केस में, तो वहां पर हमें स्लोप जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा, रो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उस kx अपॉन kh की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, और ये इंक्रीज करेंगे। तो ये बेसिक रिएक्शन याद रखनी है, उसके बेसिस पर आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हैमेट इक्वेशन में मैंने इतना सब कुछ बता दिया है, ये सब कुछ नहीं लिख के आना है, पर जो जो रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, याद हो सकती है आराम से रो वैल्यू के साथ, अगर आपको याद हो पा रहा है तो। नहीं तो वैल्यू वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप आराम से उसको समझा दीजिए कि रो वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, अगर कोई इंटरमीडिएट है तो फिर वहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और सिग्मा एक्स की वैल्यू भी वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए क्या है, वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ये आपकी जो यूनिट है रिएक्शन मैकेनिक्स की, वो भी खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।